हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप लोगों को हिंदी कहानी के इतिहास के बारे में बता रही थी, जिसमें प्रेमचंद पूर्व काल 1901 से 1915 तक चलता है और प्रेमचंद प्रसाद युग 1916 से 1936 तक है। प्रेमचंद पश्चात 1936 से आज तक है। तो उसमें आप लोगों को हम प्रेमचंद पूर्व काल जो था वो उसके बारे में कुछ बताया था। अब प्रेमचंद प्रसाद युग 1916 से 1936 के बारे में आज चर्चा करेंगे। प्रेमचंद पश्चात युग उसके बाद करेंगे। इसमें आपका उत्तर प्रेमचंद युग है, नई कहानियाँ हैं, परवर्ती कहानी है। इसमें उत्तर प्रेमचंद युग में प्रगतिवादी और मनोवैज्ञानिक टाइप की कहानियाँ लिखी जा रही थी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्रेमचंद प्रसाद युग पे। प्रेमचंद प्रसाद युग जो 1915 से 1936 तक चली। तो 1915 से 1936 तक आपका प्रेमचंद प्रसाद युग चला। इसमें दो धाराएं थी। दो धाराएं थी, प्रेमचंद और प्रसाद एक दूसरे से अलग धाराएं चली। मतलब कि इन दोनों लोग की एक दूसरे से अलग धाराएं चली, क्योंकि ये जहाँ प्रेमचंद जो होता है वो सामाजिक टाइप के, समाज में क्या हो रहा है उस पर कहानियाँ लिखते थे। वही जयशंकर प्रसाद मनोवैज्ञानिक कहानियाँ लिखते थे, किस शहर में किसके मन में क्या चल रहा है, कैसा द्वंद्व चल रहा है, इस टाइप की कहानियाँ लिखते थे। और जयशंकर प्रसाद में राष्ट्रवादी संस्कृति दिखती थी। इनके केंद्र में नारी चरित्र जो थी वो केंद्र में थी। और जयशंकर प्रसाद के जो समाज में हो रहा है, गरीबी, मजदूर के साथ क्या हो रहा है, किसान के साथ क्या हो रहा है, गरीबी, ये केंद्र में थी। क्योंकि जयशंकर प्रसाद बनारस के थे, वो उनकी सुपारी की दुकान थी। तो मतलब कि उनका पेट भरा हुआ था। जिसका पेट भरा हुआ था वो भौतिक कि हाँ ये क्या, हम क्यों बने हैं, हम क्या हैं और किसके मन में क्या चल रहा है, इसके बारे में सोचता है। और ये जो थे प्रेमचंद्र, वो गरीब थे। तो फिर वो बचपन से वो पढ़ने लिखने में अच्छे नहीं थे। मैथ्स एकदम जीरो थे। 10th में जब मैथ वैकल्पिक विषय के तौर पे हो गया तब ये 10th पास हुए। और फिर इनकी माँ बचपन में ही मर गई। तो ये गरीबी को देखे थे, गरीबी से जूझे थे। इसलिए इनकी जितनी भी कहानियाँ हैं, इनके खुद अपने जीवन का उसमें झलक दिखाई देता है। इनकी जितनी भी कहानियाँ इनमें खुद इनके जीवन का ही झलक दिखाई देता है। इसलिए ये ज़्यादातर ऐसी कहानियाँ लिखी हैं जो समाज में अक्सर घटित होती है और अपने जीवन से ही जुड़ी है। क्योंकि वो गरीबी को झेले हैं, तो इसलिए वो इस टाइप की कहानियाँ लिखते हैं। वो कहे भी हैं कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सब सुख जग माही। कि दरिद्र जैसे कि पेट न भरा हो, गरीबी हो, तो उसके जितना दुख कहीं नहीं है। और संत मिलन, अगर अपने जैसे लोग मिल जाते हैं, संत मिलन का मतलब यहाँ उनका है कि अपने जैसे लोग का मिलना, अपने जैसे लोग मिल जाते हैं, उनसे बातें करना तो आपको बहुत लाइट महसूस होगा उनसे बात करके कि आपकी ही तरह हैं। तो इसीलिए संत मिलन सम सुख जग नाही। तो ये अपने गरीबी को देखते हुए, और कभी भूखे सोना पड़ता था, तो उसी का जैसे कि अपनी पूरी ज़िंदगी जो इनके साथ इनके लाइफ में हुआ है, वही इनकी कविताओं में कहानियों में दिखता है। देखेंगे आप एक कौन सी कहानी अभी ध्यान पे नहीं आ रही है, बहुत ऐसे देखेंगे खुद इनकी ही कहानी गोदान में भी दिखती है। अब आते हैं कि इनकी पहली कहानी कौन थी। इनकी पहली कहानी जो थी सोचे वतन 1907 में ही छप गई थी, जो धनपत राय
नवाब राय से थी, लेकिन वह देशभक्त से भरी थी। तो अंग्रेज़ सरकार ने उसकी सारी प्रतिलिपियां अपने पास जमा करवा ली, क्योंकि वो देशभक्त से भरी कहानियाँ थी। फिर ये सोचने लगे कि ये क्या, लेखक को लिखने की भी आज़ादी नहीं है। तो इन्होंने सोचा कि अब मैं नाम बदल कर कहानी लिखा करूँगा। तो कुछ समय के बाद, मतलब ये जहाँ नौकरी करते थे वहाँ पे कुछ जो बोला जाता है पगार लेने के बदले वो उपन्यास पढ़ा करते थे। तो उन्हें 16-17 की साल की एज में इन्होंने कितने उपन्यास पढ़ ली, अरे कितनी कहानियाँ पढ़ ली थी। तो इसीलिए फिर उसके बाद इन्होंने पहली कहानी अपनी लिखी 1915 में, जो हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। इससे पहले भी इन्होंने कहानियाँ लिखी जो बिन नाम की ही छप गई। फिर उसके बाद इनको इनके दोस्त ने सुझाया कि प्रेमचंद्र नाम रखने को। तो इन्होंने प्रेमचंद्र नाम से, लेकिन प्रेमचंद्र नाम से ये कहानी छपी नहीं थी। ये हिंदी की पहली कहानी नाम से 1915 में छपी। अंतिम हिंदी की कहानी इनकी कफन थी। एक कफन थी जिसमें यानी कि चरम यथार्थवाद दिखता है। कहा जाता है कि प्रेमचंद्र ने पश्चिम की दुनिया में जहाँ 100 साल लगे कहानी को उस स्तर तक पहुँचाने में, प्रेमचंद ने 20 सालों में ही कहानी को, मतलब जो 100 थी 1915 से लेके 1936 में कफन जो लिखे थे लास्ट में, इनकी चरम यथार्थ पे कहानी पहुँच गई थी। इतना इंसान मैच्योरिटी आते आते, मतलब कि कहानी में चेंजेस लाना, इंसान के ज़िंदगी में मैच्योरिटी आती है। तो मैच्योरिटी आते आते ये 20 सालों में ही एक बहुत ही अच्छे लेवल की कहानियाँ लिख दिए थे, जो पश्चिम में 100 साल लगे। तो फिर उसके बाद आते हैं प्रसाद पर। प्रसाद जो थे, इनकी पहली कहानी 1911 में ग्राम है, और कहानी इनकी अकादमी पुरस्कार गुंडा। प्रसाद जो थे बहुत बहुमुखी टाइप के व्यक्ति थे। इनकी कविता जो थी छायावाद कामायनी, जो बहुत प्रसिद्ध थी। नाटक में स्कंदगुप्त, कहानी हो गया उपन्यास में कंकाल तितली इरावती, और समीक्षा की दुनिया में काव्य कला तथा अन्य निबंध थे। जो काल यहाँ कहानी में चल रहा है, वही जो हो छायावाद में भी, ये वही युग जो होता है कविता के छायावाद में भी चल रहा था। और ये आलोचना इनकी राष्ट्रवाद सांस्कृतिक थी, क्योंकि नारी चरित्र महान थे। उसमें देखेंगे आप तो आकाशदीप या पुरस्कार में जो नायिका हैं वो राष्ट्र से अपने बहुत प्रेम करती है। तो और समीक्षा की दुनिया में ये क्यों कदम रखे, क्योंकि छायावादी के जो चार मतलब लेखक थे बहुत ही अच्छे लिखते थे। उसमें से जयशंकर प्रसाद सबसे बहुमुखी व्यक्ति माने जाते थे। लेकिन वो साहित्य में शुक्ल जी का बहुत अधिक प्रभाव था, और शुक्ल जी का छायावादी कवियों से नहीं बनता था। इसलिए ये शुक्ल जी इनको, मतलब कहा जाता है कि ज़्यादा आगे नहीं बढ़ने दिए। तो फिर इसीलिए छायावादी कवि जो थे वो आलोचक भी बन गए, जिसमें जयशंकर प्रसाद की एक समीक्षा की बुक है काव्य कला तथा अन्य निबंध, जिसमें आलोचना की गई है। अब प्रसाद की जितनी भी कहानियाँ या उपन्यास या नाटक थी वो रोमांटिक थी। रोमांटिक मतलब स्वच्छंदतावादी, जिसमें भावना केंद्र में थी, और प्रेम विषय पर लिखते थे। प्रकृति तो केंद्र में रहेगी, जिसके केंद्र में भावना रहेगी वो प्रकृति से प्रेम करेगा ही। और राष्ट्रवादी सांस्कृतिक थी, और नारी चरित्र महान था। नाटकीयता, द्वंद्व और आकस्मिकता होता था। और इसमें जैसे इनकी प्रमुख कहानियाँ, पहले तो आप लिख देंगे ग्राम है, अगर आंसर राइटिंग करेंगे तो पहले इनकी प्रमुख कहानियाँ आप लिखेंगे ग्राम,
फिर आकाशदीप में जो नायिका है वो बहुत नायक से प्रेम करती है, लेकिन बाद में उसको पता चलता है कि उसके पिता का कातिल नायक ही है, तो वो उसको मारने की सोचती है, लेकिन उसके मन में द्वंद्व बराबर रहता है। उसके पास जाती है तो उसको प्रेम की भावना उमड़ आती है। तो इसी में ये दिखता है। फिर पुरस्कार में नायिका जो मधुलिका है वो जो जिस नायक से प्रेम करती है वो नायक देशद्रोही है। तो इसी में लास्ट में मधुलिका जो है नायक को मार देती है इसमें। और फिर उसके बाद गुंडा ये ननकू सिंह की कहानी है जो बनारस के हैं ये गुंडा। इसमें क्या है कि नारी चरित्र में प्रसाद जो होता है नारी चरित्र में उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिए हैं, जो आमतौर पर देखेंगे हम लोगों की माँ में दिखाई देता है। जैसे ज़्यादा उसको क्या जाता है, करुणा दया से भरी हुई, खाने को कुछ मतलब कि पहले पति और बच्चे खा लें, वो पानी पीकर ही सो जाएंगी। तो इसमें ईडा, कामायनी में ईडा और श्रद्धा नाम की दो नायिका है। और ईडा जो है वो पढ़ी लिखी है, वो ज़्यादातर देश के डेवलपमेंट के बारे में सोचती है। और श्रद्धा एक बहुत ही मतलब करुणा और दया से भरी हुई है, जैसे आमतौर पे हम लोगों की मम्मी रहती है वैसे। तो प्रसाद की नज़र में श्रद्धा का जो व्यक्तित्व है उसको महान दिखाया गया है। और ईडा से श्रद्धा से माफ़ी मंगवाई गई है। तो ये जैसे कि बहुत ही श्रद्धा प्रसाद में नारी चरित्र को बहुत महान बताया गया है। फिर उसके बाद ये आते हैं हम इसमें कामायनी में। फिर उसके बाद इसमें स्कंदगुप्त में आपको मिलेंगी देवसेना। लास्ट में आते आते उस टाइम 1930 से 1936 के दशक में बहुत ज़्यादा ये चलन चली थी आध्यात्म से प्रेम। इसमें देखेंगे मिस मालती, गोदान में मिस मालती मिस मेहता का, कि वो लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं लेकिन शादी नहीं करते हैं, कि उनका कहना है कि मानवता से प्यार करेंगे, आध्यात्म से प्रेम करेंगे। ऐसे देवसेना, स्कंदगुप्त में देवसेना है, जिसमें स्कंदगुप्त में आपको देवसेना मिलेगी जो विजया से प्रेम करता है स्कंदगुप्त। फिर लास्ट में विजया जैसे आत्महत्या कर लेती है, तो फिर ये स्कंदगुप्त आता है देवसेना के पास शादी करने के लिए, लेकिन देवसेना नहीं करती है। एक तो उसको दुख है कि वो विजया से प्रेम क्यों किया, दूसरा ये कि वो आध्यात्म से प्रेम करेगी, मानवता से प्रेम करेगी, शादी जैसे बंधनों में नहीं बंधेगी। ये आपका श्रद्धा भी वही करती है, कामायनी में श्रद्धा का भी वही कि मानवता से प्यार करें। ये 1930 से 36 के दशक में बहुत तेज ऐसा देखा गया था कहानियों में, साहित्य में। अब आते हैं आपका हम उसी में आपको देखेंगे जो महिलाओं का ये प्रसाद जो है जो दिखाए हैं महिलाओं के त्याग के प्रति, कि महिलाएं ऐसी होनी चाहिए श्रद्धा की तरह, जो त्याग मतलब कि पहले बच्चे पति खा लें, त्याग की भावना हो, उसमें करुणा और दया से भरी हो। तो उसी पर एक लेखिका थी सिमोन द वेव नाम की, उसने लिखा है कि वुमेन आर नॉट बर्न, दे आर मेड सो, कि औरत पैदा नहीं होती, उसे बनाया जाता है। उसमें त्याग की भावना और भूखे सोना ये सब उसको सिखाया जाता है, कि पहले पति और बच्चे को हर तरह से फायदा हो, वो लोग को ऐसे बनाया जाता है, वो भूखे सोए। तो इसीलिए प्रसाद ऐसे नारी को चरित्र को महान बताए हैं। फिर इसमें आता है आपको हम यथार्थ में सामाजिक यथार्थ और मनोवैज्ञानिक यथार्थ, जो दो धाराएं चली थी, वो प्रसाद की धाराएं मनोवैज्ञानिक धाराएं में थी, मतलब मनोवैज्ञानिक यथार्थ में लिखते थे।
और ये प्रेमचंद थे जो सामाजिक यथार्थ पे लिखते थे। प्रेमचंद में स्त्री, किसान, मजदूर केंद्र में थी। इनके समकालीन प्रेमचंद के समकालीन कवि थे सुदर्शन, मतलब इनके बाद हुए, उसी धारा में इनके बाद हुए। और इनके जयशंकर प्रसाद के समय में के बाद लेखक हुए। इसी धारा में ज्ञानेंद्र कुमार, ईलाचंद्र जोशी और अज्ञे। फिर हम आते हैं प्रेमचंद पे। 1907 से 1936 में इनकी पूरी कहानियाँ ख़त्म करेंगे। प्रेम मंजूषा, उसमें क्या था कि इन्होंने 1907 से 1926 से इनकी पहली कहानी जमाना पत्रिका में बड़े घर की बेटी छपी, और फिर कफन इनकी लास्ट कहानियाँ थी। ऐसे यथार्थवाद जो आदर्श की तरफ उनको 2 भागों में फिर इनकी बटी 1915 से 1925 और 1925 से 1936। 1915 से जो 1925 में थी वो आदर्शवाद का प्रभाव उसमें दिखता था। जैसे कह सकते हैं कि आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद मतलब होता है कि ऐसा यथार्थवाद जो आदर्श की तरफ उन्मुख हो। हृदय परिवर्तन धीरे धीरे होने लगा था। आदर्श की तरफ उन्मुख हो, हृदय परिवर्तन होने लगा था। भारत में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा हृदय परिवर्तन लोगों का होता रहता है। जैसे अंगुलीमाल डाकू हो गया, बहुत लोग ऐसे दिखेंगे। हृदय परिवर्तन होता रहेगा भारत में। अशोक का भी माना जाता है, अशोक का हुआ। फिर उसके बाद आपका कुरुक्षेत्र कहानी पढ़ेंगे तो उसमें युधिष्ठिर का भी दिखाया गया है कि जो लड़ाई हुआ था उसके बाद युधिष्ठिर का भी हृदय परिवर्तन हो जाता है। जब आप कुरुक्षेत्र पढ़ेंगे तो भारत में ऐसे हृदय परिवर्तन होते रहते हैं। इसलिए जो प्रेमचंद की कहानियाँ हैं उसमें ज़्यादातर हृदय परिवर्तन और जो उनके साथ घटित हुई है, एक मैच्योरिटी आते आते उन लास्ट में वो चरम यथार्थ पर पहुंच जाते हैं। यहाँ तक आगे 1925 से 1936 की जो कहानियाँ उसमें देखेंगे यथार्थवाद है। लास्ट में कफन में एकदम चरम यथार्थवाद पर पहुंच गए हैं। ये आपकी इनकी 2 धाराएं हैं 1915 से 25। इसमें आप इनकी कहानी पढ़ के फिर उसके बाद इनके क्वेश्चन सॉल्व करके फिर कहानी के इतिहास पे पहुँचेंगे आप। फिर उसके बाद एक दुनिया समानांतर की पूरी कहानी ख़त्म करके फिर उपन्यास पे हम लोग चलेंगे। थैंक यू।